क्लास 12 का ज्योग्राफी। अब जो ज्योग्राफी क्या है इसको समझाएंगे थोड़ा देर में। पहले समझना ये है कि 12th में कितने 12th में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है उसमें दो बुक है। कितना बुक है? दो। पहला बुक का नाम क्या है देखा ना? पहला बुक जो होता है ना उसमें 1 से लेकर 10 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 12th के ज्योग्राफी बुक में बुक नंबर 1 में कितना चैप्टर है? 1 से लेकर 10 चैप्टर है। और उसका एक नाम है, क्या नाम है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। क्या नाम है उसका? और दूसरा जो बुक है ना, बुक नंबर 2 लिखे हैं, इसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये नाम है। और इसमें जो चैप्टर है वो कितना है? 1 से लेकर 12 तक है। टोटल 12 चैप्टर है इसमें, सेकंड वाले बुक में। ठीक है, कितना चैप्टर है? इसलिए बोर्ड एग्जाम के अनुसार ये जो भूगोल है ना वो दो टाइप में बटा हुआ है। कितने टाइप में? दो। एक है भौतिक भूगोल, है ना, इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा जो था ना ये बोलते हैं मानव भूगोल, इसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। बताओ भूगोल को कितने भाग में बांटा गया? कौन कौन? दूसरा मानव भूगोल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल। फिजिकल ज्योग्राफी और ये ह्यूमन ज्योग्राफी। बात क्लियर है? आप देखो, भूगोल, इसमें भू का अर्थ क्या आता है? पृथ्वी। क्या आता है? पृथ्वी। और गोल का मतलब? गोल है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? गोल है। यानी कि सीधी सी बात है, पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा? भूगोल के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आया या था नहीं आया? चलो ठीक। अब देखो भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे पूरा पृथ्वी के अंदर कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पठार है ना। इस तरह से फिजिकल चीज जो है ना उस चीज के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन। जैसे हमारा मानव शरीर है ना, तो एक फिजिकल मेजरमेंट है कि हाथ यहाँ है, बाल यहाँ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल। क्या बोलेंगे? फिजिकल। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर में कौन सा यानी कि कौन सा फिजिकल मूवमेंट कहाँ पर है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ झील है, कहाँ ये है ना, तो उसका जब अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा भौतिक भूगोल कहलाएगा। मानव भूगोल में क्या करेंगे? जैसे मान लो प्रकृति का कोई चीज दिया हुआ पहाड़ है ना, अब मानव क्या करता है? उस पहाड़ को काट के रास्ता बना देता है। क्या बना देता है? रास्ता। तो अब देखो मानव और इस प्रकृति, ये क्या प्राकृतिक है ना, तो मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध को दर्शाएगा, यानी कि जिसमें मानव और प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा मानव भूगोल। लिखे हैं मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। लेकिन भौतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में, ऊपर से क्या क्या दिख रहा है ना, और मानव। ठीक है, भौतिक में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ, भौतिक संरचना के बारे में है ना, भौतिक स्वरूप के बारे में। अच्छा, मानव भूगोल में संबंध के बारे में, जैसे कि मान लो पहाड़ है, प्राकृतिक चीज है, अब उसको आदमी क्या करेगा? छेद करके क्या करेगा? गुफा बना देगा मान लो। वो अब तक ये संबंध है मानव और पर्यावरण के बीच, जो संबंध हो गया ना स्थापित, इस तरह से यूज करता है। जैसे लकड़ी है, मानव क्या करता है? अपने सुविधा के अनुसार उसको पलंग बना देता है ना, कुर्सी बना देता है। तो ये किसके बीच अध्ययन है? मानव और पर्यावरण के बीच, है ना। डी लिखे मानव भूगोल में इसके अध्ययन करते हैं। लेकिन अभी हम लोग बुक में किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम भी है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, नाम ही है। इसको गोली मारना है, इसको कल समझना है, आगे आगे जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। अब देखो क्या है। अच्छा बताओ, ये पूरा पृथ्वी है? नहीं है? है पृथ्वी? हाँ। अब इसमें दो चीज होगा, क्या क्या होगा बताओ तो? एक तो मानव होगा और दूसरा क्या होगा? पर्यावरण प्राकृतिक चीज होगा। क्या होगा? प्राकृतिक चीज। प्राकृतिक चीज का मतलब क्या हो गया? जैसे नदी पहाड़ है ना, ऐसा चीज जो अपने आप बना हो, है ना, जैसे पहाड़ हो गया। और मतलब हम आदमी नहीं है बनाता, उससे बनाता है क्या? आदमी नहीं बनाता है। समुद्र हो गया, नदी हो गया, था बहुत बड़ा बड़ा जो जंगल वगैरह हुआ, आदमी नहीं बनाता है। वो प्राकृतिक चीज हो गया। क्या हो गया? प्राकृतिक चीज हो गया। जैसे पेड़ आदमी बनाता है क्या? जो आज हम बरगद का पेड़ बनाए हैं, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वो क्या हो गया? प्राकृतिक चीज हो गया। ठीक है। और दूसरा क्या है? मानव। इस चैप्टर में देखो लिखा ना, मानव भूगोल, यानी मानव इस प्रकृति के साथ क्या करता है उसी के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? जानेंगे, है ना, पढ़ेंगे जानेंगे, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ज्योग्राफी का। क्या लिखे हैं? ज्योग्राफी का, या इसी को कहते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल। भूगोल का जो है ना, भूगोल शब्द वो सबसे पहले किसने दिया था? देखो बहुत बार पूछा एग्जाम में, इरेटोस्थनीज। बताओ भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इरेटोस्थनीज। यानी भूगोल, भूगोल अगर नहीं देगा तो ये भी दे देगा ज्योग्राफी का, है ना। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज। याद है क्या? बोलेगी इरेटोस्थनीज ने क्या किया था? भूगोल का खोज किया था। भूगोल, भूगोल जो शब्द है ना उसको क्या था? भूगोल शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज। दो तीन बार बोलेगी याद हो जाएगा। और टाइम टाइम पे ब्रश वगैरह किया करो तब आवाज क्लियर आएगा। ठीक है, देखो देखो
इरेटोस्थनीज। दूसरा है भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, देखो लिखा है ना, देखो भूगोल का जनक भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या रहेगा, हिकेटियस को भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में हिकेटियस रहेगा तो हिकेटियस मानना है, ना तो दोनों को कहा जाता है। वास्तविक में क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक दोनों को कहा जाता है। देखो शब्द देना अलग बात है, शब्द देना अलग बात है, जनक मानना अलग बात है। तो शब्द दिया था किसने, इरेटोस्थनीज ने, लेकिन जनक किसको कहा जाता है, हिकेटियस। बोलो मेरे साथ, हिकेटियस। या अगर इरेटोस्थनीज रहेगा तो ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल एक ही चीज देगा, या तो हिकेटियस देगा या तो इरेटोस्थनीज देगा, दोनों में से कोई एक देगा। याद हो गया। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। डायरेक्ट हम्बोल्ट भी कह देता है, कितना बचा है ना, पहले समझाने को तब। देखो आधुनिक भूगोल का जनक किस, अच्छा ठीक है, देखो मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, वाइडल डी ला ब्लास। या अगर ये नहीं रहेगा ना सब, रेड जेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रेड जेल को। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, ये बहुत बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव याद करिए ज्योग्राफी वाला, इसमें यही सब आएगा। देखो इसमें देखो मानव भूगोल का जनक कहेगा ना, रेड जेल मानना, इसको पहला प्रेफरेंस देना। किसको देना, पहला। बता मानव भूगोल का जनक किसको कहता है, रेड जेल को, है ना। अगर ये रेड जेल नहीं रहेगा तब क्या मारेंगे, वाइडल डी ला ब्लास। क्या नाम है, वाइडल डी ला ब्लास। अब देखो प्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया था, अलेक्जेंडर ने। प्रथम विश्व का मानचित्र मतलब वो मैप हम लोग देखते हैं ये वाला, इस टाइप से भारत का बना है। ऐसे ही पूरा पृथ्वी का मैप सबसे पहले किस व्यक्ति ने बनाया था, अनेक जी। क्या बोला, अनेक जी मैंडल। याद हो गया। अब देखो लिखा है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक है, ये क्या है, बुक है। ये किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसके द्वारा लिखा गया। तो ये क्या है, पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया। अब आते हैं चैप्टर में, इसमें आते हैं चैप्टर में। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है, ये वाला, बुक नंबर 1, यानी कि बुक नंबर 1। उसमें पार्ट 1 है, पार्ट 1 यानी चैप्टर 1। नाम क्या है, मानव भूगोल प्राकृतिक और विषय क्षेत्र एवं विषय क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज लिखे हैं कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, रेड जेल को। अब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था, एंथ्रोपोज्योग्राफीज। बोलेगा एंथ्रोपोज्योग्राफीज के लेखक कौन है, क्या बताना, रेड जेल। क्या बताना, रेड जेल। इन्होंने जो है ना पहली बार मानव भूगोल के बारे में चर्चा किया, किसने, एंथ्रोपोज्योग्राफीज में। इसलिए इसको आधुनिक मानव भूगोल का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। अगर ऐसे यहाँ भी रहेगा ना कि मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो भी इसी का नाम लेना, और ऐसे भी इसी का नाम लेना। ठीक है, दिक्कत। अब देखो दूसरी चीज, अभी इसमें जो पहला चीज है वो क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। एग्जाम में पूछेगा कि मानव भूगोल की परिभाषा दें और उसके प्रमुख क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र को लिखें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये कुछ वैज्ञानिक वगैरह है, क्या नाम है, वैज्ञानिक, यानी कि ये रेड जेल है, ये क्या है, एनएलसी सैंपल। इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है, उसके बारे में यहाँ क्या है बताया है। ठीक है, रेड जेल ने कौन सी परिभाषा दी मानव भूगोल की, मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन है। क्या है, अध्ययन है। ये जो परिभाषा है किसने दिया, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ लेगा कि मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन है। ये बात किसने कही, रेड जेल ने। एनएल सैंपल ने क्या कहा, देखो इसने कहा मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्या है, अस्थिर है, तथा क्रियाशील मानव, है ना, क्रियाशील मानव के बीच संबंध का अध्ययन है। ऐसा बात किसने कहा, एनएल सैंपल ने कहा। ठीक है, परिभाषा याद रखना पड़ेगा, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दे, तो याद रखना है इसको। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक अलग से परिभाषा लिखे हैं। क्या लिखे हैं, अलग से परिभाषा। अगर मान लो ये दोनों नहीं याद हो रहा था, हिला याद करना सबसे सटीक। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो ये वाला परिभाषा लेना। क्या पूछेगा, मानव भूगोल की परिभाषा दे। क्या आंसर, मानव भूगोल, है ना, भूगोल की प्रमुख शाखा, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलना है, मानव भूगोल के प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो कौन क्या कहते हैं, मानव भूगोल। इसका मतलब समझो, एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, शुरू से वो क्या क्या प्राकृतिक के चीजों के साथ यूज करता है। से एक बच्चा जन्म लेता है तो झूला चाहिए, झूला के लिए क्या चाहिए, लकड़ी कहाँ से आता है, पेड़ से आता है। तो आखिर कहीं ना कहीं प्राकृतिक का यूज हुआ यहाँ पर। तो एक बच्चा जन्म से लेकर जब तक मरने जाता है तब तक जिन चीजों का साधन का उपयोग करता है उनके बीच का अध्ययन जब करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मानव भूगोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं। पूछेगा कि मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र लिखिए, तो इनमें से कोई भी 5 याद रख लेना है। क्या है, पहला
सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा क्या है सामाजिक, तीसरा क्या है नगरीय, चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा और छठा और सातवां आर्थिक भूगोल। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ उप क्षेत्र भी है, उप क्षेत्र क्या होता है देखो है ना, व्यवहारवाद भूगोल, दूसरा सामाजिक कल्याण भूगोल, यहाँ पर डॉट जगह नहीं था इसलिए कर दूंगा, हाँ कल्याण भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, फिर क्या है चिकित्सा भूगोल, फिर लिंग भूगोल, फिर ऐतिहासिक भूगोल, इसी में आता है कृषि भूगोल भी, क्या आता है कृषि भूगोल भी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से लिखवा दिए, क्या लिखवा है क्वेश्चन, मानव भूगोल किसे कहते हैं और इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र को लिखिए, लिख लोगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन खाली बता दो। चलो एक बार स्टार्ट रिवीजन देखो यहाँ, ध्यान दो सुनो खाली, बताया 12th में ज्योग्राफी में कितने बुक है, तो पहला बुक ये है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भूगोल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज क्या है, भूगोल किसको कहेंगे, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहेंगे हम भूगोल कहेंगे। भूगोल को दो भाग में बांटा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, उसका रंग रूप कैसा है ना, काला है गोरा है जो भी है। मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। मानव प्रकृति के साथ जो रिलेशनशिप बना रहा है वो क्या कराएगा मानव भूगोल। फिर हमने पढ़ा कि भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने। फिर पढ़े कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, हिकेटियस या इरेटोस्थनीज को। फिर आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहता है, वॉन हम्बोल्ट को। फिर मानव भूगोल का जनक किसको कहता है, रिटजेल, पहले बोलना है रिटजेल, रिटजेल नहीं रहेगा तो क्या बताना है, वाइडल डी ला ब्लास। फिर लिखे प्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया था, एनेक्सिमेंडर ने। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने। फिर यहाँ चैप्टर 1 में आए, चैप्टर 1 में चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, तो पता ना है ना मानव भूगोल कहते किसको है। तो एक चीज और लिखे, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको कहता है, रिटजेल को। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपोग्राफिस। अब रिटजेल के अनुसार मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन है। इन मानव समाज का मतलब एक जैसे मान लो टोला है ना, और उसका प्रकृति के साथ क्या क्या संबंध है, उस टोला की जरूरत को पूरा करने के लिए वो लोग प्रकृति से क्या क्या चीज यूज करता है, वो वही अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, रिटजेल नहीं कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। फिर दूसरा देखो एनएलसी सैंपल, इसका कहना था कि मानव भूगोल जो है अस्थिर, पृथ्वी क्या है अस्थिर है, क्या है अस्थिर है। ऐसा है कि पृथ्वी आज वहां चल गया, फिर वहां चल गया, दिल्ली गया, पटना गया, ऐसा है, वो स्थिर है, घूम रहा है अपने जगह पे। तथा क्रियाशील मानव, मानव क्या स्थिर है, वो तो गतिशील कर रहा है, हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, है ना, चाहो तो तुमको दूसरे लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं, हम लोग क्या है क्रियाशील है, एक्टिव है। तो यानी कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंध का अध्ययन कराता है, क्या कराता है, जैसे हम चल फिर सकते हैं पर बहुत सारा ताकत है हमारे बॉडी में, पेड़ को देखा एकदम हवा दे रहा है, गुस्सा आ गया काट दिए पेड़ को, क्या किए काट दिए। तो देखो यहाँ पर क्या रिलेशन दिखा रहा है, अच्छा ऐसा है कि हम काटने जाएंगे तो पेड़ भागेगा, बचाओ है तो भागेगा नहीं, भागेगा, यानी सीधी बात है। और पृथ्वी का संबंध क्रियाशील मानव के साथ जब अध्ययन कराता है तो क्या कराता है हमारा, ये मानव भूगोल कराता है, किसका अपन करता है, सैंपल के अंदर। अब एक अपना परिवार दोनों नए काम आएगा, सब काम आएगा, मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है ना सटीक, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शुरुआत से लेकर अभी तक मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। अब इसके कुछ क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, नागरिक, जनसंख्या और राजनीतिक। मानव भूगोल के विचारधारा है ना, ये मानव भूगोल की विचारधारा या फिर अवधारणा, दोनों में से कोई भी रहेगा, समझना एक ही बात है ना। क्या कहेगा क्वेश्चन में कि मानव भूगोल के विचारधाराओं का वर्णन करें, 5 नंबर दे देगा, तीनों के बारे में लिखा है, इसके बारे में तीनों देखो लिखा है ना, 1, 2 और 3। देखो क्या है, पहले इसको समझाने से पहले एक चीज और समझाते हैं, नहीं पहले टॉपिक से देखो, इसमें 3 विचारधारा है, कितना विचारधारा है, 3। पहला विचारधारा है निश्चयवाद, कौन सा बात, निश्चयवाद। दूसरा विचारधारा है संभववाद और तीसरा नव निश्चयवाद। देखो निश्चयवाद में क्या होता था, देखो इसको निश्चयवाद को हम बोलते हैं क्या, है ना, इसको बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण, क्या बोलते हैं इसको, मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है। और ये वाला जो ना संभववाद, ठीक है, प्राकृतिक का प्राकृतिक का मानवीकरण, ठीक है, समझ जाओ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 3 विचारधारा है। पहला विचारधारा क्या है, निश्चयवाद। क्या विचारधारा है, निश्चयवाद। देखो क्या हुआ कि ये मानव भूगोल को बताने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग राय दी, क्या क्या दी, अलग अलग राय दी। तो जो ज्योग्राफी का वो वगैरह लिख रहा था, उन्होंने सोचा कि इतना सबका बात लिखेंगे तो पूरा किताब भर जाएगा, है ना। उसने क्या किया, जिसका इसका विचार एक जैसा था उसको एक कैटेगरी में रख दिया, क्या किया, एक कैटेगरी में रख दिया। तो देखो इसलिए टोटल 3 कैटेगरी बना, कितना कैटेगरी बना, 3 कैटेगरी। एक निश्चयवाद, यानी निश्चयवाद में कुछ वैज्ञानिकों का मानना था, है ना, यानी कि ज्योग्राफी का, कि मानव का प्राकृतिकरण पहले क्या होता था, जैसे हम पूरी तरह से मानव जो ना पूरी तरह से किस पे डिपेंड था, प्रकृति पर, किस पे डिपेंड था, प्रकृति पर।
है ना। जैसे मान लो अगर कहीं जंगल से कहीं जा रही है कोई लड़की, मान लो ये जा रही है, एक गुफा है, बारिश आ गया तो गुफा में घुस गई लड़की, कहाँ घुस गई, गुफा में घुस गई। अब ये पहले का टाइम का बता रहे हैं, अभी तो छत्ता लेके निकल जाते हैं, पहले ऐसा कुछ भी था क्या, नहीं था। तो हम पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो गए थे, प्रकृति पे। जब तक बारिश छूटेगा नहीं तब तक हम गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे। यानी कि पूरी तरह से मानव जो है किस पे डिपेंड हो गया था, प्राकृतिक पर, प्राकृतिक पर। यानी वही चीज है, इसी सिद्धांत को हम क्या कहें, निश्चयवाद का सिद्धांत, क्या बोलेंगे इसको। यानी मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है, निश्चयवाद का सिद्धांत, समझना। यानी कि पहले के जमाने में जब वर्षा वगैरह नहीं होता था ना, इंद्र भगवान का पूजा करता था, ठीक है, इंद्र भगवान, वो इंद्र भगवान बारिश कराइए ना, पूरा एकदम तपस्या करता था, जब खुश हो जाता था तब बारिश करवाता था, है ना। मतलब पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो गया था, किस पे, प्रकृति पे। मानव पूरी तरह से प्रकृति, प्रकृति के साथ छेड़खानी मानव नहीं कर सकता था, जैसा वो करेगा वैसा ही। जैसे मान लो गर्मी, ठंडी है, गर्मी क्या है, गर्मी लग रहा है पहले के मानव को, तो अब वो क्या है, ऐसे चला पाएगा क्या, नहीं चला पाएगा, उसका विरोध नहीं कर सकता है। गर्मी है तो गर्मी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मानव को, ठीक है। ठंडी है तो ठंडी बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। प्राकृतिक जो कर रहा, यानी कि जैसा सिचुएशन दे रहा था मानव, वैसे अनुसार अपने आप को क्या रहा था, डाल रहा था। तो इसी सिद्धांत का नाम दिया, क्या नाम दिया, निश्चयवाद का सिद्धांत। देखो हम लिख दिए हैं, निश्चयवाद का दो नाम है, निश्चयवाद या नियतिवाद। बताओ पहले सिद्धांत का कितना नाम है, दो नाम, पहले का नाम नियतिवाद। अब देखो इसमें लिखे हैं, क्या लिखे हैं, देखो इसमें लिखा है, निश्चयवाद क्या कहना है, मानव गतिविधियों पर प्राकृतिक का नियंत्रण होता है। यानी मानव जो है ना प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं करता, पूरी तरह से कंट्रोल किसका है, प्राकृतिक का। वो कहेगा तुम जाओ तो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बारिश करा दिया, जब तक बारिश छूटेगा नहीं तब तक नहीं जा सकता है। यानी वही है ना, मानव क्या है, मानव गतिविधियों पर प्राकृतिक का नियंत्रण। मानव जो भी काम करेगा गतिविधि को रोक देगा कौन, प्रकृति। यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल किसके पास है, प्रकृति के पास है। फिर देखो लिखा दूसरा लाइन में कि मानव जो है ना प्रकृतिक का दास होता था, क्या होता था, दास, के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। मानव जो है ऐसा मानव नौकर था किसका, प्रकृति का। जब तक बारिश नहीं होगा खेती नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से किस पर डिपेंड हो गया, प्रकृति पर। दूसरी बात लिखा है कि इस अवधारणा, तीसरा लाइन क्या लिखा है, इस अवधारणा में मानव सक्रिय और प्राकृतिक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। यानी कि प्राकृतिक अपने आप को कोई चेंज नहीं करेगा, वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा करेगा, लेकिन मानव को उसके अनुसार अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। बात समझ में आया था। तीसरा लाइन क्या लिखा है, निश्चयवाद की अवधारणा को मानव, क्या लिखा है, मानव के प्रकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। मानव के, यानी मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना मानव के प्रकृतिकरण कहलाता है। कंफ्यूज होगी क्या, मानव के प्रकृतिकरण का मतलब, मानव के प्रकृतिकरण का मतलब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना ही क्या कहलाएगा, मानव के प्रकृतिकरण। बात क्लियर है। अब देखो इसके समर्थक कौन कौन है, ये वैज्ञानिक है, रिटजेल, रिटर, हमबोल्ट और एनएल सिंपल। ये चार वैज्ञानिक है जिनका मानना था कि ये विचारधारा है ना। पूछेगा कि हमबोल्ट जो है निम्न में से किस विचारधारा का समर्थक था, निश्चयवाद। पूछेगा रिटर जो है वो किसका था, बोलेगा निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक था। ऑप्शन दिया एनएल सिंपल, फलना चिना टिमकाना। एनएल सिंपल होगा। बात समझ में आया, भूलेगी, सीधी बात है यार, जब तक बारिश खत्म नहीं होगा तब तक नहीं निकल सकती है, भूखे प्यासे मरो भाई, ठीक है। आपको दूसरा संभववाद क्या है, संभववाद। तो अब धीरे धीरे मानव डेवलप होने लगा, क्या होने लगा, डेवलप। तो उन्होंने सोचा कि बारिश हो रहा है, इसकी वजह से काम रुक रहा है, क्या हो रहा है, काम, भूख भी लगा है, गुफा में बैठे हुए हैं तभी से, है ना। तो अब कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बारिश से बचने के लिए किसका यूज करने लगा, खाता का। अब देखो गर्मी लगने लगा था मानव को, अब कितना बर्दाश्त करेगा, जानता है किसी का गुलामी करते 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 गुस्सा आ जाता है, बताओ पूरा बात क्या सुनेंगे, क्या समझते। देखो एक बच्चा जो होता है ना, बाप का बच्चा, मतलब बच्चा जो होता है बाप का पूरा बात सुनता है शुरू से, डर से। जैसे जब बड़ा हो जाता है ना, डेवलप हो जाता है, बुद्धि विकास होने लगता है, तो आंख में हर जवाब का क्या करने लगता है, उत्तर देने लगता है, मतलब विरोध करने लगता है। क्या करने लगता है, विरोध। समझा। कोई नौकर है तुम्हारे यहाँ, इसको 2-3 दिन काम करवाओ, तीसरा दिन करवाएगी तो गुस्सा आ जाएगा, है ना। क्या दिखाने लगेगा, ईगो दिखाने लगेगा। तो वही पर यहाँ होगा, मानव जो है ना अब सोचने लगा कि हम कितना प्रकृति के भरोसे रहेंगे, है ना। प्रकृति अपने आप को, मानव के अनुसार, मानव जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रहा था, इसके अनुसार प्रकृति के। अब मानव क्या किया, उसका डेवलप हुआ दिमाग, उसने क्या किया, धूप से बचने के लिए छत्ता बनाया, बरसात से बचने के लिए छत्ता बनाया, और गर्मी से बचने के लिए क्या बनाया, एसी, रेफ्रिजरेटर, ठंडा ठंडा जो पानी पीते हैं। और मान लो पहाड़ था बीच में, है ना, तो उसने सोचा ये पहाड़ है, रास्ता में आ रहा है, इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं। तो काट के क्या बना दिया, रास्ता बना दिया, है ना। तो हम क्या कर दिए यहाँ पर, कहने का अर्थ ये है, तब हम प्राकृतिक को अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हम जैसा चाहेंगे प्राकृतिक वैसा करेगा। हम बोलेंगे पेड़ वहां नहीं रहेगा, उसको हटाओ, काट हटा सकते हैं, है ना। ये हवा बढ़ रहा है, हमको हवा नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, रूम में अंदर चले जाएंगे, मकान बनवा लेंगे इस तरह से। तो प्रकृति के साथ क्या कर सकते हैं, हम छेड़खानी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छेड़खानी। समझ में आया। ठंडा लग रहा है तो क्या लगाएंगे, हीटर की फ्रीजर,
हीटर लगाएंगे, ठंडा ठंडा लग रहा है तो कूलर चला लेना। जो थोड़ा है ना, उसके लिए तो सफाई करना ही। बात समझ में आया इसमें क्या है? इसमें था मानव किसका मानव क्या था? नौकर। और प्रकृति क्या था? मालिक था। इसमें मानव मालिक है और प्राकृतिक नौकर है, यानी कि उसको हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं? नचा सकते हैं। नचा नहीं सकते, मतलब उसे मतलब सारा चीज उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं संभववाद में, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार प्रकृति के साथ क्या कर सकते हैं हम? बदलाव कर सकते हैं। समझ में आया? अब रोड बन रहा है, अब मान लो सुविधा, अब वो रोड के बीच में मान लो पेड़ आ रहा है, आ रहा है, हम उस पेड़ को काट के क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, साइड कर सकते हैं। यानी अपनी सुविधा के अनुसार हम प्रकृति के साथ क्या किए? बदलाव कर दिए। क्या कर दिए? बदलाव। गर्मी लग रहा था, एसी चला दिए, बदलाव कर दिए। क्या कर दिए? बदलाव। तो यही चीज क्या कहलाता है? हमारा संभववाद का सिद्धांत, है ना। अब देखो यहाँ दूसरी लाइन क्या लिखा है? इस अवधारणा में प्राकृतिक सक्रिय और मानव निष्क्रिय होता है। समझना, मानव अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक बोलेगा कुछ भी? क्या बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक क्या है? यहाँ पर नौकर है। क्या है? नौकर है, सौका है। क्या बोलते? हाँ ठीक है, वही बात है, एक ही बात। हाँ आप देखो, इस अवधारणा को प्राकृतिक के मानवीकरण के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर दो वर्ड है, प्राकृतिक के मानवीकरण, यानी प्राकृतिक का मानवीकरण का मतलब मानव प्रकृति को अपने अनुसार क्या कर सकता है? बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या था? देखो इसे बोले थे, दोनों में कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन पूछेगा मानव के प्रकटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताइए? मानव का प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अब यहाँ को पूछेगा प्राकृतिक के मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक का मानव अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, बदलाव करना ही क्या कहलाएगा? प्राकृतिक का मानवीकरण। देखो जो शुरू में रहेगा ना वही समझ लो। जैसे प्राकृतिक का मानवीकरण है, प्राकृतिक के साथ बदलाव। यहाँ पर मानव के प्रकटीकरण, तो यहाँ पर मानव का क्या करना है? मानव प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को डालेगा। यहाँ पर प्राकृतिक को मानव के अनुसार डालना होगा। ठीक है, इसमें मालिक कौन था? इस साइड में प्राकृतिक, इसमें मानव मालिक। हाँ बिल्कुल मानव मालिक है। क्या बात है, समझदार हो गई है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? इसके समर्थक कौन है? लुसियन या डिला ब्लास या फॉल, ये तीन व्यक्ति हैं जिनका मानना है कि ऐसा होता है। ठीक है, क्या रहेगा? दे नहीं सकते, छुट्टी दे सकते हैं। देखो तीसरा क्या? नव निश्चयवाद। क्या है? नव निश्चयवाद। इस सिद्धांत को, यानी कि देखो अब मान लो बहुत सारा पेड़ है, मान लो आदमी क्या कर रहा है? अपनी सुविधा के अनुसार बेड कुर्सी टेबल बना रहा है ना, सोने में दिक्कत ना हो क्या बना रहा है? पलंग बना रहा है, सोफा फर्नीचर खिड़की फलना तिलना ढिमकाना, बहुत सारी चीज। अब बताओ ऐसे में पेड़ पौधा सारा काट दिया जाए तो प्रकृति को नुकसान होगा ना। अगर पेड़ जितना पहाड़ वगैरह है उसको काट दें, नुकसान होगा। जंगल ही नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे क्या? पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो इसका मतलब अब ये सिद्धांत कहता है कि अब तुम प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहा था ना, अब एक रूल बना दिया। क्या बना दिया? कानून। एक लिमिट में पेड़ काटो, है ना। ऐसा नहीं पूरा दुनिया का पेड़ काट लिया अपने अनुसार है। यानी कि हम प्रकृति के साथ ना तो ज्यादा छेड़खानी करेंगे, है ना, यानी लिमिट में करेंगे। क्या करेंगे? लिमिट में। जैसे देखो इस सिद्धांत को ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। बताओ नाम ने इसके बाद का सिद्धांत किसने दिया? टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और इस सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। जैसे कभी गई है ट्रैफिक सिग्नल पे? हाँ अब तो पूर्णिया में लागू हो गया है ना। 3 सिग्नल होता है, रेड ग्रीन और येलो। नहीं 3 बैगनी। देखो ये पता है, लाल हरा पीला, ये 3 कलर होता है। लाल का मतलब रुको, लाल का मतलब रुको। जब रेड सिग्नल हो ना तो रुक जाना है। क्या करना है? रुक जाना है, खतरा है इसका मतलब, आगे जाएगी तो ठुका जाएगी ऊपर, है ना, तब वहां जाके रुकेंगे ऊपर। तो ये हाय हमरा, आई एम प्रीति कुमारी, ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। क्या देखो, उम्मीद है समझ में आया। देखो रेड कलर जब भी जलता है तो क्या होता है? रुकता है, इसका मतलब रुको, है ना। यानी कि प्राकृतिक का जो ज्यादा नाश हो रहा है ना, तो प्राकृतिक कह रहा है रुको, प्राकृतिक क्या कर रहा है? रुको। फिर उसके बाद जैसे ही रेड आता है, येलो आता है ना, तो उसके बाद कहने का मतलब तैयार हो जाओ। आप क्या हो रहा है? जाने के लिए आप क्या हो? रेडी हो जाओ। जैसे ही येलो होता है ग्रीन वाला, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है कि आप जा सकते हैं। यानी कि पेड़ पौधा कट रहा था काफी, बोला रुको, है ना, मतलब पहले अपने आप को पूरा करने दो ना, वातावरण ज्यादा नुकसान ना हो, ये कुछ देर रुको फिर कर दो, है ना, रुको फिर जाओ। कहने का मतलब ये है। इस सिद्धांत को किस नाम से जानता है? रुको और जाओ के, जाओ के सिद्धांत को नव निश्चयवाद का सिद्धांत। दूसरी बात, यानी इस अवधारणा में ना प्राकृतिक सब कुछ होता है और ना ही मानव। ऐसा नहीं कि मानव सब कुछ होगा या प्रकृति के सब कुछ होगा, बीच का रास्ता होता है। दोनों का क्या होता है? बीच का रास्ता। लिखे हैं इस संभावना, यह संभववाद और निश्चयवाद के बीच का रास्ता है। इसका समर्थक कौन है? ग्रिफिथ टेलर, है ना। ना ही इसमें मालिक कौन है? ना ही मानव मालिक है, ना ही, बस हो गया, 2 मिनट रुको। ना ही मालिक कौन है? ना ही प्रकृति, बीच का मालिक, मतलब कोई और मालिक है कि ना ज्यादा तुम तेल काट सकते हो, है ना। टेस्ट में अगर 0 नंबर भी आता है तो भी टेस्ट देना है, समझ में? कम नंबर आएगा, गुस्सा चलेगा तब ना पढ़ेगी। औकात का पता चलता है कि हम कितना पानी में, है ना, तो इसलिए वो फिर जाना है।
एक भौतिक और मानव। अभी जो हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हैं वो कौन सा भूगोल पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल, ठीक है। उसके अंदर एक पार्ट खत्म खत्म कर दिए थे, आधा भाग, है ना। अभी कौन सा भाग है? दूसरा, है ना। अब देखो कल जो बताए थे नोट्स के माध्यम से बता दिए थे सारा चीज, लेकिन अभी जो बताया वो क्वेश्चन के माध्यम से क्या करना है बताया। ऐसे नोट्स लिखाते तो बहुत लंबा जाता, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में लिखा दिए, इससे क्या होगा, क्वेश्चन भी बन गया और क्या, मतलब वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन के माध्यम से क्या किया, कंप्लीट करवा दिए। देखो इसमें 3 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना क्वेश्चन? और कल जो एक बताते हैं मानव भूगोल किसे किसे कहते हैं और इसके उपक्षेत्र को लिखें, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसलिए क्या करना है, तीनों क्वेश्चन को याद करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रौद्योगिकी, क्या लिखे यहाँ पर? हिंदी आता होगा पढ़ने सबको, है ना। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्राकृतिक का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। देखो यानी कि टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, जो कि जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं लगा के, तो टेक्नोलॉजी है ना। या मान लो तुम लोग बेंच डेस्क पे बैठी है ना, उसको बनाया कौन होगा? जो लकड़ी का काम करता है वही बनाया होगा। अगर उसको नॉलेज नहीं होता है कि पेड़ काटना है, पेड़ काटने के बाद उसका क्या बोलते हैं उसको, तना को छीलना है, फिर उसको सॉफ्ट करके काटी मार के ऐसे बनाना है, अगर उस सब का नॉलेज नहीं होता वो क्या यूज कर पाता पेड़ का? कर पाता? अब मान लो प्रीति को खाना बनाना नहीं आता है ना, चिकन ला दिए, बोले बनाओ, बना पाएगी? तो ज्ञान ही नहीं है, वो क्या करेगी, पानी में उबलेगी पहले, ठीक है, उसके बाद नमक मिर्चा डाल देगी उसमें और जैसे तैसे कर देगी। तो इसका मतलब कोई भी चीज का नॉलेज होना क्या है, कंपलसरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को प्रॉपर वे से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव जो टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है, क्या उसके लिए प्राकृतिक का ज्ञान आवश्यक है, किस प्रकार आवश्यक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या बोल रहे हैं? टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मानव को प्राकृतिक का ज्ञान किस प्रकार, है ना, महत्वपूर्ण है। तो आंसर क्या करना है बताओ तो इसका। देखो सबसे पहले प्रौद्योगिकी, अभी तुरंत बताया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के विकास के लिए क्या एक महत्वपूर्ण स्तर है? नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो फिर समाज का विकास होगा क्या? पहले क्या होता था, मान लो कोई महिला डिलीवरी होती था तो घर पे ही सब बुढ़ा बुढ़ा आके नहीं कर पाता था, इसमें क्या होता था कभी कभी किसी का जान भी चला जाता था। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, तुरंत आ गया। टेक्नोलॉजी बढ़ा ना, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आया जिससे क्या हुआ, समाज का विकास हुआ। तुरंत फोन किया, तुरंत कोई दारू पी के गाली गलौज कर रहा है समाज में, तुरंत पुलिस को फोन किया, उसको उठा के ले गया। टेक्नोलॉजी हम फोन से कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पत्र लेटर वगैरह लिख, जैसे दूर में कोई रहता था पटना दिल्ली कहीं भी, हम क्या करते थे, पत्र लिखते थे, है ना, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, है ना। वो लेटर पहुंचता था 5 दिन के बाद, और उधर से वो भेजता था प्रिय पुत्र, है ना, अंशु कुमारी, तो वो लेटर कब आता था? पुत्री हाँ पुत्री है कंफर्म। अब देखिए अब वो 5 दिन इधर से जाने में, 5 दिन उधर से आने में कितना टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ, है ना, मानव क्या किया, टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया तो फोन बना। क्या बना? फोन। पहले था बटन वाला फोन, है ना। बटन वाला फोन होने का मतलब पहले अपने आप को राजा समझना था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, डेवलप हुआ, अब बटन की जगह पे क्या आ गया, स्मार्टफोन। अब जिसके पास जितना महंगा फोन उसका उतना इज्जत, है ना। मोबाइल तो बर्बादी है, समझना। मात्र 10% लोग ही उसका सही यूज करता है, बाकी 90% लोग क्या करता है, टाइम पास के लिए यूज करता है, समझना। भटकाव का 50% कारण मोबाइल है, समझना। और मतलब 5% फैमिली का भी है, समझा। फैमिली छूट वगैरह दे देता है बच्चा को काफी ज्यादा, जिस वजह से वो क्या होता है, खराब हो जाता है, समझा। कम यूज करना है, जरूरत हो तब करना है, नहीं तो नहीं करना है। अभी तुमको तुम्हारा घर का नंबर पूछेंगे तुमको याद नहीं होगा, याद होगा रटा होगा तो याद नहीं होगा। तुमको आधार कार्ड का नंबर पूछेंगे याद नहीं होगा, तुमको मैट्रिक का मार्कशीट का नंबर पूछेंगे तो याद नहीं होगा। सही में याद है, क्योंकि क्या करता है ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल आदमी की सोचने की शक्ति को क्या करता है, समाप्त कर देता है। अब देखो कुछ भी मान लो कोई हिसाब पता है, तुरंत हम फोटो खींच देते हैं, ना कि उसको दिमाग में रखते हैं, रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। मान लो हम कोई नंबर लिखेंगे, तुम्हारे पास अगर मोबाइल होगा ना, तुम डायरेक्ट नोट कर लेंगे और मोबाइल में रहेगा, देख लेंगे, है ना। इसी पहले अगर नहीं होता था तो उसको याद कर लेता था, तो दिमाग की सोचने की शक्ति कौन कम कर दिया है? मोबाइल, है ना। सब चीज हम किस पे डिपेंड हो गए हैं? मोबाइल पे। तो यहाँ सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी किसी भी समाज के विकास के लिए क्या एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बशर्ते उसका सही यूज हम करें, तभी वो हमारे लिए क्या है, सही है, नहीं तो है क्या, नहीं है। फिर देखो क्या क्या, मानव प्रकृति के नियम को समझ कर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जब तक प्रकृति के नियम को नहीं समझेगा तो टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा। तुरंत एग्जाम्पल दिया पेड़ का, अगर एक लकड़ी बेंच बनाने वाला वो लकड़ी यानी प्रकृति को नहीं समझेगा, उसके नियम को नहीं समझेगा, तो वो कर पाएगा डेवलप क्या? नहीं कर पाएगा, समझा।
वही है कि मानव प्रकृति के नियम को समझकर ही प्रौद्योगिकी का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में लिखे हैं, घर्षण व उष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की, है ना। घर्षण कोई सोचा था कि आग का खोज होगा? पहले का आदमी, पहले बताया था ना आदि मानव कैसे आग का खोज हुआ था। आदि मानव दो ऐसे बैठा हुआ था, है ना, बगल में घास वगैरह था, सूखा घास, पत्थर ऐसे मानना होता है, बच्चा कोनो काम नहीं मिलता कुछ से कुछ करते रहता है, तो वो भी ऐसे से घसा, जैसे उसमें चिंगारी हुआ ना, डर से फेंक दिया पत्थर, क्या किया, फेंक दिया। ऐसे नहीं कर रहा था, ऐसे भी कर रहा था, या अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना है। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को फेंका, जैसे चिंगारी फेंका ना, सूखा घास पे पड़ा था, आग लग गया। तो पहली बार जब कोई चीज होता है तो डर जाता है, तो ऐसे ही आग जब लगा तो आदि मानव सब क्या हो गया, वहां से एकदम हल्ला करने लगा, सब आया देखा, तब वो दिमाग लगाया, ओ घसने से क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या क्या उत्पन्न होता है, आग। तो अब जो पहले मांस वगैरह कच्चे खा जाता था ना, अब उसको क्या करके खाने लगा, पका के खाया तो टेस्टी बुझाया उसको, तब समझ में आग ऐसे होता है, अब आग में पका कर ही खाना है। तो देखो धीरे धीरे डेवलप हुआ, जब आग का खोज हुआ था, और धीरे धीरे होते गया आगे, है ना, इस तरह से। दूसरा देखो, डीएनए तथा अनुवांशिकी की रहस्यों ने क्या किया, अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। जैसे मान लो बहुत सारी बीमारी है, डीएनए समझ में आ रहा है, मान लो किसी को कोई बीमारी हो जाता है, पहले जांच वगैरह कराते हैं, खून जांच, ब्लड जांच करवाता है ना, तो हमारे बॉडी में जीन होता है, क्या होता है, जगह भी नहीं लिखेंगे कहाँ, थोड़ा इसे समझा देते हैं। हमारे बॉडी में क्या होता है, जीन होता है, क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, जीन। बताओ हमारी बॉडी जो बना हुआ है किस से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। इसलिए अगर किसी को 4-5 एक थप्पड़ मार दो ना, वहां एकदम लाल हो जाता है, 5 हो जाता है, क्योंकि जहां जहां वो मरा है ना कोशिका, वहां लाल हो जाता है। जहां लाल होगा इसका मतलब वहां की कोशिका क्या हो गई है, मर गई है। हमारे शरीर में लाखों कोशिका मरते हैं, लाखों कोशिका रोज क्या होते हैं, बनते हैं। तो हमारी कोशिका के अंदर क्या हो, ठीक है, वो जो जीन होता है ना, उसमें माँ बाप का क्या होता है, गुण एकत्रित रहता है। जैसे जैसे माँ बाप का जो डीएनए होगा ना, बच्चा में भी वही डीएनए ट्रांसफर होगा, समझना। तो वही चीज है कि डीएनए का, जब डीएनए और आनुवंशिकी की रहस्य को जब लोग समझा ना, कि हमारे बॉडी में जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ये फलना चला है, इस तरह से, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अनेक बीमारी, जो जैसे टीबी हो गया, और भी बहुत सारी बीमारी है, उसका हम क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ठीक है, देखो फिर क्या है, वायु की गति के नियम के प्रयोग से क्या किया, अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए। जैसे मान लो वायु की गति का ज्ञान नहीं होता, तो क्या हम हवाई जहाज बना पाते, क्या नहीं बना पाते। देख लिए कि हवा जो इतना स्पीड से बढ़ रहा है, तो जहाज में भी उसी हिसाब से क्या किया, टेक्नोलॉजी का डेवलप किया, जिसकी वजह से जहाज भी उड़ने लगा, है ना। इस तरह से वायु का ज्ञान नहीं होता तो हम जहाज का विकास नहीं कर पाते। अगर डीएनए और अनुवांशिकी का ज्ञान नहीं होता तो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते। ठीक है, लैब वगैरह में देखना, बायोलॉजी जो होगा ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, लास्ट क्या है, प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। अगर प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी चीज का डेवलप नहीं कर सकते हैं। समझ में क्वेश्चन है कि प्रकृति पर मानव प्रयास की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उपयुक्त उदाहरण देकर क्या कीजिए, इसको समझाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या क्वेश्चन समझो पहले, क्या है कि प्रकृति पर मानव प्रयास की छाप स्पष्ट दिखाई देती है ना। मान लो पहाड़ है, पहाड़ को काट रहा है आदमी, काट रहा है ना, सीधी बात है, प्रकृति पर किसका छाप छोड़ रहा है, मानव अपना छाप छोड़ रहा है। देखो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, किसके वजह से, रॉकेट की वजह से। तो हर चीज पर मानव का अधिकार क्या हो गया है, यानी प्रकृति के हर चीज पर किसका अधिकार है, मानव का अधिकार, एकदम उस पर छाप छोड़ रहा है। कोई भी चीज देखा तुरंत उस पर एक्सपेरिमेंट करके तुरंत एक नया चीज बना दिया, है ना। तो क्या बोले हैं यहाँ पर कि प्रकृति पर मानव के प्रयास की छाप स्पष्ट दिखाई देती है बिल्कुल नहीं देती है, बिल्कुल देती है। तो उदाहरण देकर कह रहा समझाइए, ये एनसीईआरटी में दिया गया एग्जाम्पल है ये सब, है ना, पढ़ लेना है। देखो क्या है, सीधी बात है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, प्रकृति क्या करती है, अवसर प्रदान करती है, और मानव उसका उपयोग करता है। अवसर प्रदान करने का मतलब अभी कल बताए थे कि कृति जो है गुफा के अंदर फंस गई है, कल्ले से नहीं निकली है ना, बारिश छुट्टी रहा है। तो बारिश जब छूट नहीं रहा था, भूखी प्यासे उसके अंदर थी, तो इसके दिमाग में आइडिया आया आखिर कब तक हम यहाँ पर रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आसपास देखा तो वहां पत्ता वगैरह था, छाता वगैरह, मतलब वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वगैरह। उन्होंने इस प्लास्टिक का क्या बना दिया, छत्ता बना दिया, मान लो क्या बना दिया, छत्ता। तो अब देखो अवसर दिया, बारिश हुआ तभी ना ये दिमाग लगाई छत्ता बनाते हैं ताकि इस बारिश से बच सके। तो प्रकृति इस प्रकार क्या दिया आदमी को, क्या दिया आदमी को, अवसर दिया कि तुम कुछ करो, है ना। आवश्यकता आविष्कार की क्या है, जन्य है, तुमको आवश्यकता नहीं होता कुछ होता है क्या, अब इसलिए जब भी कोई जरूरत होता है तो तब नया चीज आविष्कार बनता है। तो उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, यानी इस प्रकार क्या हो गया, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया। अब हम वर्षा छूटने का इंतजार नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अब अपना टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वहां से निकल जाते हैं, और तथा प्रकृति पर मानव की छाप पड़ने लगती है। और जैसे कि इस प्रकार समझ में आया ना, किस तरह से प्रकृति पर किसका अधिकार हो गया, धीरे धीरे मानव का। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ कर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्या लिखा है, तरंगित पहाड़ियों पर चारागाह का उपयोग। तरंगित पहाड़ी जैसे होता है ना, ऐसे ऊंचा नीचा पहाड़ है, उस पर भी मानव क्या किया, घास वगैरह उगा के वहां पर क्या कर रहा है, चारागाह चला रहा है। तो
ये भी क्या छाप छोड़ने का निशानी है ना। कभी कोई सोचा था कि उतना क्या बोलते हैं पहाड़ियों पर भी घास वगैरह उगा के खेती चला सकते हैं वगैरह, नहीं सोचा था कोई भी। लेकिन आदमी ने क्या किया, इस चीज को संभव कर दिया। दूसरा क्या लिखा है, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग। महासागर का समुद्री मार्ग मार्ग का उपयोग, जैसे मान लो समुद्र के मार्ग से जहाज से हम इस पार से उस पार जा सकते हैं ना। पहले कोई सोचा था कि इस समुद्र को भी हम पार कर सकते हैं, नहीं सोचे थे। लेकिन आदमी वहां भी अपना अधिकार क्या किया है, स्थापित कर दिया है। तीसरा देखो क्या लिखा है, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, बड़े बड़े जगह ऊंचाई ऊंचाई जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य विश्राम का स्थल बना सकते हैं। अंतरिक्ष में उपग्रह क्या लिखा है, प्रक्षेपण, यानी अंतरिक्ष में हम क्या कर सकते हैं, जहाज रॉकेट वगैरह को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वहां भी आदमी अपना क्या किया है, अस्तित्व बनाया है, यानी प्रकृति पर अपना राज्य कायम किया है। फिर लास्ट क्या है कि कृषि, नगर, पुलों का निर्माण आदि, जो भी कृषि वगैरह करते हैं ना, पुल वगैरह नगर वगैरह निर्माण करते हैं, वो कौन करता है, मानव ही करता है। तो इस तरह से दिखा रहा है कि पूरा मानव जो है ना प्रकृति पर क्या है, हावी है। क्या है, हावी। यानी मानव के बिना प्रकृति का डेवलप नहीं हो सकता, और प्रकृति का डेवलप तभी होगा जब मानव क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को समझेगा, प्रकृति को समझेगा। उम्मीद है दोनों को। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नियतिवाद और संभववाद में क्या अंतर है, कल बताए नियतिवाद और संभववाद, नीतिवाद या निश्चयवाद इसी को कहते हैं, संभववाद या फिर नव निश्चयवाद। ठीक है, देखो निश्चयवाद ये कहता है कि प्राकृतिक ही सब चीजें है ना, प्राकृतिक से छेड़खानियां हम नहीं कर सकते। लेकिन संभववाद ये कहता है कि मानव ही सब कुछ है, प्राकृतिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें मालिक कौन है, इसमें प्राकृतिक मालिक है, और इसमें मानव। क्या कर रहे हो इसको, क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 4 लिखे हैं, तुम चाहो तो और भी ऐड करके लिख सकती है। पहला अंतर क्या है, इस विचारधारा, कौन सा विचारधारा, नैतिवाद विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है, यानी कि जो भी काम करेगा वो किसके नियंत्रण में, पर्यावरण, यानी पर्यावरण क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें क्या है, इस विचारधारा के अनुसार, किस विचारधारा के अनुसार, यानी संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का अपने इच्छा अनुसार लाभ करने के लिए उपयोग करता है। यानी मानव अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, प्रकृति का लाभ उठा सकता है। समझ में आया, यानी इसमें मालिक कौन है, आदमी, और इसमें प्रकृति। अब देखो इसमें दूसरा लिखे हैं, दूसरा कारण कि इसके समर्थक रेडजेल, रिटर, हमबोल्ट आदि हैं। लेकिन इसके समर्थक कौन कौन है, डीला, ब्लास, लुसियान आदि। ठीक है, तीसरा इसमें मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरण कारक से प्रभावित होता है, यानी मानव कुछ नहीं कर सकता है, अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या बोला, मानव को निष्क्रिय कारक समझा गया है, और पर्यावरण को क्या माना गया है, प्रभावित कारक। समझा, इसमें छेड़खानी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रकृति की तुलना में मानव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी प्रकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है इसमें, मानव है ना। बेंच डेस्क बनाया लकड़ी वाला, इंपॉर्टेंट कौन हुआ, पेड़ या फिर मानव, मानव है। तो महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया गया है, मानव को, और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखा क्या कर रहा है, देखता है ना। मानव शक्तिशाली के रूप में अपने आप को दिखाता है। इसमें देखो इसे मानव का प्रकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है, किसको, मानव का प्रकृतिकरण का मतलब मानव जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, और इसे प्रकृति का मानवीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रकृति है, आदमी जैसा चाहे उसके साथ वैसा कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। पहले नोट्स बताया थोड़ा थोड़ा है ना, चैप्टर क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात क्या बताया, क्वेश्चन आंसर। अभी तीसरा क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट। किसका कंप्लीट है, ज्योग्राफी का, है ना। आप देखो क्या लिखा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव की पॉइंट, ऐसे हम इसलिए लिखा है ताकि इसको क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी लिख पाए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर से, तुमको नहीं आता है ना, तो अब खाली छोड़ के तो आएगी क्या, नहीं आएगी। क्या करना है, इसी लाइन को अगर जो कोरिलेट करके हम क्या करेंगे, जो पॉइंट जहां का होगा वहां से क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे, है ना। इसलिए हम वो क्या किया है, सब्जेक्टिव टर्म में लिख दिए हैं। इसमें लिखे हैं, पहला देखो क्या लिखे हैं, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज को। देखो कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा भूगोल का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिया, क्या मारना है, एरेटोस्थेनीज, है ना, एरेटोस्थेनीज याद रहेगा। दूसरी बात कि भौगोलिक विचारधारा को 3 भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, 3। अब देखो 3 में यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, क्वेश्चन कैसे रहेगा कि भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया, क्या आंसर करना है, 3। तीनों का नाम लिख दिए, क्या है, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। तीनों का मतलब भी बता दिए। इसमें मालिक कौन है, प्राकृतिक। संभववाद में मालिक कौन है, मानव। और नव निश्चयवाद में दोनों है ना, ना ही तुम ज्यादा इसका यूज कर सकते हो, ना ही, है ना, दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन का है। अब देखो अगला क्या है, नव निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। यानी ये सिद्धांत जो है नव निश्चयवाद का, किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर। याद रहेगा, ग्रिफिथ टेलर ने किसका सिद्धांत दिया था, नव निश्चयवाद का।
क्वेश्चन पूछेगा नवनिश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है, तो क्या बताना है, ग्रिफिथ टेलर। फिर देखो संसाधन, ये जो संसाधन भूगोल है ना, मानव भूगोल के आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, आर्थिक। संसाधन, संसाधन मतलब समझना है, जैसे मान लो तुम्हारे पास खेत है तो वो भी तो एक तरह का संसाधन है। अब खेती करके तुमको क्या मिलेगा, पैसा, धन संपत्ति मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, क्या मिलेगा, पैसा। यानी कि बताओ ये जो संसाधन है वो किसके अंदर आ गया, आर्थिक। आर्थिक मतलब रुपया पैसा से रिलेटेड हो गया। तो इसलिए संसाधन भूगोल, मानव भूगोल के किसके अंदर आता है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है। उसी तरह चिकित्सा भूगोल जो है वो किसके अंदर आता है, सामाजिक भूगोल के अंदर। कॉमन सेंस की बात है। कोई अगर बीमार होता है ना, क्या होता है, बीमार, तो वो इलाज करवाता है, तो एक तरह से क्या हो गया, वो जो इलाज कर रहा है वो क्या करे, किसके अंदर आ गया, समाज के अंदर आ गया। तो क्या हो गया, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, इलाज करना यानी समाज का सेवा करना, इसलिए चिकित्सा भूगोल किसके अंदर आ गया, सामाजिक भूगोल। अब देखो दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल के जनक किसको कहा जाता है, रेडजेन। मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, रेडजेन। अगर ये नहीं रहेगा तो लास्ट वाला जो बताया वो हो जाएगा, है ना, टीकेडीएस। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रूपो और जाओ निश्चयवाद के संकाय ना किसने दी थी, रेडजेल ने। किसने दी थी, रेडजेल ने। ये जो लाइन है किसने कहा था, रेडजेल ने। फिर ज्योग्राफिया, कल लोग बताए थे कि ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, वारेनियर। ऑप्शन पे का ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, क्या बताना है, वारेनियर। क्या बोलना है। फिर क्या है, एनएल सैंपल, है ना। एनएल सैंपल ने क्या कहा था, मानव प्रकृति का क्या है, दास है, मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। बोलेगा किस विज्ञान ने, किस विद्वान ने कहा कि मानव जो है प्रकृति का दास है। दास समझ में आ रहा है ना, दास मतलब नौकर, वही हुआ, नौकर गुलाम की बात है ना। मानव क्या है, प्रकृति का दास। किसने कहा ये बात, एनएल सैंपल ने, याद रखना है। आगे देखो, आगे क्या है, संभववाद अवधारणा में प्राकृतिक तथा मानवीय घटन दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी संभववाद में क्या होता है बताओ तो, संभववाद में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो, यानी प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों क्या है, घटक। क्या लिखे हैं, घटक, दोनों महत्वपूर्ण है। मान लो अभी तुरंत बताया, जैसे पेड़ है प्राकृतिक चीज है, अगर आदमी उसको काट के नहीं बनाएगा तो होगा यूज क्या, तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तुम्हारा इच्छा है चिकन खाने का, क्या खाने का, चिकन है ही नहीं, फायदा हुआ। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, चिकन भी और तुम भी। खाली चिकन रहेगा, बनाने वाला नहीं रहेगा तो कौन बनाएगा, अपने आप बन जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पर है, मानव और प्राकृतिक दोनों इंपॉर्टेंट है। किस में, किस विचारधारा में, संभववाद में। समझ में आया। बेंच पे बैठे तो अपने आप आ गया बेंच, उसको बनाया होगा। तो आदमी और साधन, अब मान लो लकड़ी वाला है लेकिन लकड़ी नहीं है तो बनेगा बेंच, नहीं बनेगा। तो पास कलम है, कॉपी नहीं है, लिखेगा कुछ में, सपार गए। हाँ चलो चलो। एक लास्ट है कि टेलर नवनिश्चयवाद से संबंधित है। तो बताया था इस तरह से विज्ञान पूछ देगा कि टेलर जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, क्या बताना है, नवनिश्चयवाद से। और भी लिखा है बहुत सारा, ठीक है ना। अच्छा रखो, अच्छा मेहनत करो, मेहनत के बिना जो ना संभव नहीं है मार्क्स लाना। देखो एक चीज और बता रहे थे, क्या बताए थे, 4 चीज पे कमेंट करना है। कितना चीज पे, अगर बिहार बोर्ड में टॉप करना है, टॉप करने का मतलब 450 है ना मैक्सिमम। पत्र, क्लास नोट, क्लास, अगर क्या लाना है, टॉप करना है, क्या करना है, टॉप बिल्कुल करेगी, तो मेहनत करेगा तो बिल्कुल होगा, है ना। क्लास नोट्स पे ध्यान देना है। दूसरी बात क्या, क्लास नोट्स के बाद टारगेट ऑब्जेक्टिव, क्या, टारगेट ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या, वो रेखा का गैस पेपर बताया था ना, रेखा गैस पेपर, गैस पेपर। और चौथा क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या क्या, जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल सेट हो गया, है ना। तो ये 4 चीज अगर कमांड कर ली तो टॉप ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखो क्लास नोट्स अगर पढ़ लिया, किसको पढ़ ले, क्लास नोट्स, टारगेट ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया और रेखा पढ़ लिया, ये 3 जो है ना अगर पढ़ लिए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बैंक में भी कोई सवाल होगा, ऐसा बाहर होगा। और जैसे ये क्या लिखा, मॉडल सेट, मॉडल सेट में भी किससे सवाल रहेगा, यही से तीनों जो पढ़े हैं, रेखा का गैस पेपर, टारगेट और क्लास नोट, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन रहेगा, ऐसा है बाहर होगा। तो मेन चीज की 3 है, टोटल कितना है 3। एक जो कॉपी में तुमको नोट्स लिखवाते हैं उसको याद करना है,